हाँ प्रिय छात्रों, एमए समाजशास्त्र, इसमें एमए समाजशास्त्र के अंतर्गत जो एमए अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए समाजशास्त्र के विषय में अध्ययन किया जाएगा। आज का टॉपिक यह है कि अपराध शास्त्रीय विचारों का ऐतिहासिक विकास एवं अपराध की अध्ययन पद्धतियाँ, इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज में जो भी व्यक्ति हुआ करते थे उनका अपराध शास्त्र के संबंध में ऐतिहासिक अवधारणा क्या थी, अर्थात ऐतिहासिक विचारों का अध्ययन। अपराध शास्त्र के संबंध में ऐतिहासिक विचारों का अध्ययन, यह आपको अध्ययन करना है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसके समक्ष अपराध की समस्या न रही हो। इसका स्वरूप परिवर्तित रहता है, लेकिन इस प्रकार की विशेषता वाले तथ्य सब जगह एक प्रकार के नहीं हैं, किंतु सब जगह और सर्वदा ऐसे मनुष्य अवश्य रहे हैं जो दंड पाने के योग्य व्यवहार करते रहते हैं। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि अगर हम आदिकालीन समाज और वर्तमान समाज दोनों की तरफ दृष्टि रखेंगे तो हर समय और हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति पाए जाते रहे हैं जो समाज व्यवस्था और नियम व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को आपराधिक रूप दिया जाता है। उसी रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नियम विरोधी कार्य करता है, समाज व्यवस्था विरोधी कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों को अपराधी व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों करते हैं? समाज व्यवस्था के विपरीत कार्य, नियम व्यवस्था के विपरीत कार्य क्यों करते हैं? यह जानकारी हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि अपराध शास्त्र के संबंध में व्यक्तियों की धारणाएं किस रूप में देखी गई हैं। आदिम समाज और वर्तमान समाज, यहाँ अपराध एवं अपराधियों के संबंध में आदिम प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इसके संबंध में हमको अध्ययन करना है। दंड का इतिहास यद्यपि दीर्घकालीन एवं अत्याधुनिक पुराना है। जो दंड पाने का इतिहास है वह बहुत ही दीर्घकालीन है और बहुत ही पुराना है। बहुत पहले से व्यक्ति समाज में ऐसे देखे गए हैं जो दंड पाने योग्य व्यवहार करते रहे हैं, यानी कि वे आपराधिक कार्य किए हैं और उनके बदले उनको दंड मिला है। किंतु अपराध शास्त्र का इतिहास मनुष्य के अपराध की व्याख्या करने का जो व्यवस्थित प्रयास है वह अल्पकालीन है। समाज में अपराध क्यों हुआ, व्यक्ति क्यों दंड पाने योग्य व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन बाद में शुरू हुआ। अर्थात अपराध की व्याख्या करने की जो व्यवस्थित मानसिकता है, प्रयास है, यह प्रयास बाद में देखा गया। अल्पकालीन या नया प्रयास इसको हम कहेंगे। मनुष्य अपनी समस्याओं की व्याख्या करने में, उनका समाधान करने में सदैव प्रयत्नशील रहा है। व्यक्ति के सामने जो भी समस्याएं देखी गई हैं उसकी व्याख्या करने में और उसका समाधान करने में वह व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहा है। मनुष्य शताब्दियों तक
प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अटकलबाजी लगाता रहा कि ये घटनाएं क्यों होती हैं, इसका मूल कारण क्या है, किंतु उनकी जो वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक व्याख्या को वह विकसित नहीं कर पा रहा था। व्यक्ति के जो मन मस्तिष्क है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रतीक्षा कर रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवे और उसके अंतर्गत वह अध्ययन कर सके कि समाज में जो भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधि अपनाते हैं उनका मूल कारण क्या है, वे क्यों अपराध को करते हैं। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तियों के अंदर आना चाहिए वह कुछ समय बाद व्यक्तियों के अंदर देखा गया, लेकिन इसके पहले जो भी उनका मस्तिष्क था वह केवल अटकलबाजियों और अनुमानों पर निर्भर था। वह किसी भी समस्या का निस्तारण अपने अटकलों के आधार पर, अनुमान के आधार पर करता था। आज भी आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति लूट जाता है या लूट मार की घटना से वह प्रभावित होता है तो अक्सर यह देखा जाता है, अक्सर अपराध में यह सूचना निकलती रहती है कि अपराध में क्या, ये लूट मार की घटना में क्या क्या गया, क्या क्या व्यक्ति का सामान लूटा गया। किसी भी व्यक्ति का यह विचार नहीं जाता है कि लूट मार क्यों हुई, बल्कि यह विचार जाता है कि किसके यहाँ लूट हुई और क्या क्या लूटा गया। इस तरह का विचार व्यक्तियों के अंदर आता रहता है, व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार आज भी प्रायः व्यक्तियों के अंदर आपराधिक प्रतिक्रिया में क्यों जैसे विचार विमर्श अपराध शास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत देखा जाता है कि व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ लूट की घटना होती है तो सर्वप्रथम मन मस्तिष्क में यह विचार आता है कि लूट क्यों हुआ, क्यों यह घटना होती है। इस तरह के विचार देखने को मिलते हैं। तो यह क्या है, यह आदिम ये अपराध शास्त्रीय अवधारणा देखने को मिलती है, लेकिन आदिम प्रतिक्रिया के अंतर्गत यह अवधारणा देखने को नहीं मिलती थी। आज और कुछ समय पहले जब भी व्यक्ति इस तरह की घटना का शिकार होता था, व्यक्ति सबसे पहले यह पता करने का प्रयास करता था कि क्या क्या सामान लूटा गया और किस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी। लेकिन यह घटना क्यों होती है इसके बारे में किसी का मन मस्तिष्क काम नहीं करता है। इसमें हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दी में अपराध के कारणों की व्याख्या अलौकिक एवं स्वेच्छात्मक मान्यताओं पर आधारित थी। 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दियों में अपराध के कारणों की व्याख्या अलौकिक एवं स्वेच्छात्मक मान्यताओं पर आधारित थी। लोगों का आधारभूत विश्वास था कि कुछ व्यक्ति अलौकिक शक्तियों, दुष्ट आत्माओं या शैतान शक्तियों के वशीभूत होकर के अपराध करते हैं, ऐसी मानसिकता देखने को मिलती थी। आदिम प्रतिक्रिया के अंतर्गत यही व्यक्ति अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे, दुष्ट आत्माओं पर विश्वास करते थे। ऐसा मानना था कि दुष्ट आत्मा, अलौकिक शक्ति या शैतान शक्ति व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं और वे अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभावित करके उससे अपराध कराती रहती हैं। अर्थात वह व्यक्ति उस शैतान शक्ति के वशीभूत होकर के अपराध करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसी धारणा
आदिम समय में लोगों के अंदर देखने को मिलती थी। आदिम समाज, जैसे आदिम समाज में अपराध को अपराधी से विमुक्त होने के लिए आदिम समाज में यह प्रायः देखा जाता था कि अपराधी को अपराध से विमुक्त करने के लिए प्रेत आत्माओं या दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति से मुक्त कराया जाए। यानी कि जो भी प्रेत आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, शैतान शक्ति है, जब वह किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि वही प्रेत आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाने से स्वयं के द्वारा अपराध करने के लिए प्रेरित करती थी, और वह व्यक्ति उस प्रेत आत्मा के वशीभूत होकर के किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार समाज को उस व्यक्ति से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता था जिसके ऊपर प्रेत आत्मा हावी हो जाती थी। इसके लिए यह व्यवस्था की जाती थी कि या तो उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से उस व्यक्ति को छुड़ाया जाए, ऐसा संभव नहीं है तो उस व्यक्ति को खुद मृत्यु दंड दे दिया जाए। उस व्यक्ति को खुद मृत्यु दंड दे करके समाज से हटा दिया जाए, ताकि समाज के व्यक्ति उससे प्रभावित न हो सकें। ऐसी व्यवस्था समाज की देखी जाती थी। यानी कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देकर के समाज को अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया जाता था। यह समाज व्यवस्था आदिम समय में देखने को मिलती थी। लेकिन आज देखेंगे कि आज इस तरह के विचार को महत्व नहीं दिया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे समाज मिलेंगे जो प्रेतवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बहुत से ऐसे परिवार समाज मिलेंगे जहां व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो सोखा हो जाए के चक्कर में उस व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। ऐसे समाज आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग में इस तरह के जो भी विचार हैं ये अवैज्ञानिक हैं। इनको महत्व नहीं देना चाहिए। 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दी में स्वैच्छिक मान्यताओं के अपराध के कारणों की व्याख्या की जाती थी। स्वैच्छिक मान्यताओं के अपराध के कारणों को महत्व दिया जाता था 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दी में। और इसके पहले जो आपको अभी हम बताए हैं 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दियों में अपराध के कारणों की व्याख्या अलौकिक शक्तियों के आधार पर की जाती थी। अलौकिक शक्ति जैसे शैतान शक्ति, दुष्ट आत्मा, प्रेतात्मा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है और वही प्रेतात्मा उस व्यक्ति को अपने वशीभूत करके अपराध करने के लिए बाध्य करती थी। तो यह अलौकिक शक्तियों का प्रभाव देखा गया। लेकिन उसी समय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की शताब्दी में ही स्वैच्छिक मान्यताओं पर अपराध के कारणों की व्याख्या देखी जाती है। ऐसी परंपरा उस समय देखी जाती थी। इस परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं अपराध के पीछे उत्तरदायी माना जाता था। इस मान्यता को स्वीकार करने के लिए यह माना ऐसा विश्वास किया जाता था कि कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से दुष्ट बनना पसंद करते हैं, जानबूझ करके दुष्ट बनना पसंद करते हैं। जिस प्रकार समाज में रहने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि जो समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार प्रतिमान है उसी के अनुरूप सभी व्यक्ति अपने व्यवहारों को अपनाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानबूझ करके समाज द्वारा जो अनुमोदित विचार होते हैं उसके विपरीत व्यवहार करना पसंद करते हैं, सामाजिक मान्यताओं के विपरीत व्यवहार करना पसंद करते हैं, जिसके द्वारा समाज में एक अव्यवस्था देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति
जिन व्यक्तियों से यह अपेक्षा रहती है कि वे समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करेंगे और इसके विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसी मान्यता को, इसी तरह के व्यवहार को हम स्वैच्छिक मान्यताओं पर आधारित व्यवहार कहते हैं कि व्यक्ति जानबूझ करके दुष्ट बनना पसंद करता है, समाज विरोधी कार्यों को अपनाना पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति इस तरह के व्यवहार को अपनी जीवन शैली का अंग बना लेते हैं और यही व्यक्ति समाज में अव्यवस्था फैलाने का कार्य करते हैं, समाज में एक समस्या के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनके जो भी व्यवहार प्रतिमान होते हैं ये असामाजिक और अवैज्ञानिक व्यवहार प्रतिमान के रूप में माना जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार 19वीं शताब्दी के पूर्व अपराध के कारणों की जो वास्तविक खोज करना चाहिए, वास्तविक खोज करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, अपराध को कम अलौकिक तथा अधिक तर्कयुक्त व्याख्या 18वीं शताब्दी में देखा गया। 18वीं शताब्दी के शास्त्रीय संप्रदाय के अंतर्गत देखा गया। शास्त्रीय संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक डॉक्टर बेकारिया थे। डॉक्टर बेकारिया को एक दंड शास्त्री के रूप में माना जाता है। इनके विचारों को देखा गया, यानी कि सन 1964 में डॉक्टर बेकारिया ने दंड निर्धारण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। इनके विचार या इनका यह जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय सुख दुख की भावनाओं पर आधारित है। इस संप्रदाय के अंतर्गत मनुष्य तर्कशील है, वह स्वयं अपनी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। इस संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है कि व्यक्ति स्वयं तर्कशील है, वह स्वयं अपनी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। वे यह मानते थे कि व्यक्ति का व्यवहार सुख दुख की भावनाओं पर आधारित है, उसी के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है। यानी कि इसमें हम यह कहते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, तब उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, तब उसको कम करना चाहता है। जब व्यक्ति कोई भी आपराधिक क्रिया करता है और उस आपराधिक क्रिया के बदले उसे सुख की प्राप्ति होती है, तब वह उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। और अगर उस अपराध के बदले उस व्यक्ति को मिलने वाले सुख की अपेक्षा दुख का अनुभव अधिक होगा, तब वह उस तरह का अपराध भविष्य में कभी भी नहीं करेगा। तो इस तरह से यह आपका शास्त्रीय सिद्धांत है, जिसमें यह देखा जाता है कि यह जो इनकी मान्यता है, यह सुख दुख की गतिविधि पर आधारित माना गया है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपराध के बदले सुख की अनुभूति करता है, तब अपराध को आगे अपने जीवन में करता जाता है। डॉक्टर बेकारिया यह कहते हैं कि अगर भविष्य में अपराध को रोकना है, समाज में अपराध को रोकना है, तो व्यक्ति अपराध के बदले जो सुख की अनुभूति करता है, तो उसको ऐसा कठोर दंड देना चाहिए कि अपराध के बदले जो सुख की अनुभूति होती है, उसके बदले उसको दुख की अनुभूति अधिक हो सके, तब वह व्यक्ति कभी भी भविष्य में अपराध नहीं करेगा। जिस तरह से इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप सभी लोग देखे होंगे। एक बालक मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकता है और जब वह पत्थर फेंकता है, सारी मधुमक्खियां उस छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं।
तब उस बालक को इस क्रिया को करने में आनंद मिलता है और बार बार इस क्रिया को करता है। परंतु दूसरी बार वही बालक जब उस मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंकता है और सारी मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, तब वह व्यक्ति यह सोचता है कि इसके बदले हमें दंड अधिक मिलते हैं और यह दंड हमको बहुत ही दुखदाई है। तब वह व्यक्ति अपने को रोक लेता है और वहीं से उस क्रिया को नहीं करता है। इस प्रकार समाज में अपराध को रोकने के लिए डॉक्टर बेकारिया कहते हैं कि अपराध के बदले कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि उसके बदले जो सुख की अनुभूति है वह कम हो और दुख की अनुभूति अधिक हो सके, और इस प्रकार समाज में अपराध को रोका जा सकता है। तो छात्रों, यह अपराध से संबंधित ऐतिहासिक धारणाएं हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति आदिम समय में अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते थे। आदिम समय में 19वीं शताब्दी के पूर्व की शताब्दी में अलौकिक शक्तियों पर विश्वास किया जाता था और स्वैच्छिक मान्यताओं पर विश्वास किया जाता था और उसी के आधार पर अपराध की व्याख्या की जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर बेकारिया जैसे विद्वान अस्तित्व में आए और उन्होंने अपराध की व्याख्या सुख दुख की धारणाओं पर किया। तो यह था आपका इस समय का वर्तमान का अध्ययन, जो अपराध शास्त्रीय विचारों का ऐतिहासिक विकास से संबंधित धारणा थी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।